हेलो एवरीवन, ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम। यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हमने बताया था, ये अपना डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चेंज करते रहता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका दोनों हर समय हर क्षण चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर बोल रहा है विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का, किसी भी पल, यहाँ पर हमारा टाइम है और ये वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ रहा है, इसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तात्कालिक मान। सारा डिफरेंट होता है। तात्कालिक मान हो जाएगा शिखर मान। शिखर मान क्या होता है, एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो शिखर मान कहलाता है। और आरएमएस मान क्या कहता है, किसको कहते हैं हम लोग, आरएमएस वैल्यू हो जाता है भी आरएमएस निकालना हो तो मैक्सिमम बाई √2। ठीक है। और औसत मान के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं। औसत मान निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम में 0.637 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको एक चीज और लिखते हैं, 0.707 इंटू वी मैक्स। और उसी तरह से एवरेज निकालना होगा तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0.637 होता है, 637 इंटू वी मैक्स। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आप लोग को पता ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू बुक में दिया हुआ रहेगा और आरएमएस एवरेज निकालने के लिए देगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं। ये जो विद्युतिक मापक यंत्र होता है, जैसे हम लोग अमीटर वोल्टमीटर वगैरह जो यूज करते हैं, वो किस वैल्यू को दर्शाता है, शिखर मान को, आरएमएस मान को, तात्कालिक मान या फिर औसत मान। इसका रिप्लाई आप दे सकते हैं। ये हमारा जो होगा देख लेते हैं, अगर आप रिप्लाई देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर हम दे रहे हैं। ये जो होता है आरएमएस वैल्यू को दर्शाता है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कभी शो नहीं करेगा। ये जब भी शो करेगा करंट या फिर वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू शो करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करते हैं, जनरली न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करना होता है, पावर निकालने के लिए क्वेश्चन देता है, एनर्जी निकालने के लिए देता है, उस समय हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है। पी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वी इंटू आई। ठीक है। या फिर एक्टिव पावर निकालना होता है तो वी आई कॉस पाई। सर्वन का सी आ रहा है, हाँ बिल्कुल। और 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कौन सा यूज करते हैं, आरएमएस यूज करते हैं हमेशा। ठीक है। यहाँ पर तत्कालिक मान यूज नहीं होता है, हमेशा आरएमएस मान कैलकुलेशन में हम लोग लेते हैं। 4 नंबर है प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। इसको हमने थ्योरी बताते समय एक टेक्निक बताया था, जनरली लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होता है। अगर हम बात करें पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का, तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा फॉर्म फैक्टर होगा और कौन सा पिक फैक्टर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का। हमने बताया था फॉर्म फैक्टर याद रखने का तरीका, यहाँ पर आर है। ठीक है, आर है तो यहाँ पर आरएमएस ऊपर रख लेंगे, भी आरएमएस डिवाइडेड बाई भी एवरेज। करंट निकालना होगा तो इसी तरह से करंट आरएमएस बाई करंट एवरेज। ये होता है हमारा फॉर्म फैक्टर। और एक तो दूसरा हम क्या बताने जा रहे थे, ये हो जाएगा पिक फैक्टर। एक तो पिक फैक्टर, ये दो चीज याद रखना होता है। पिक फैक्टर क्या हो जाएगा, पिक फैक्टर हो जाएगा मैक्सिमम बटा, यहाँ पर हम लोग लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों का कि आरएमएस ऊपर किस में लेते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म से याद रखेंगे, फॉर्म आरएम है तो यहाँ से आरएमएस ऊपर। तो इसका सही वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आरएमएस लिया है, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान और औसत मान, तो यहाँ पर आरएमएस और औसत यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्म फैक्टर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला, दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी फेज बोलेंगे, क्वाड्रेचर बोलेंगे, इन फेज बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन फेज कब होता है, इन फेज होता है जब दोनों फेज, मान लेते हैं ये हमारा वोल्टेज है और एक तो और है करंट, एक साथ पीक पर पहुंच रहा है, एक साथ जीरो पर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन फेज बोलते हैं। और इन फेज क्लियर हो गया। उसके बाद एंटी फेज, एंटी फेज होता है 180 का डिफरेंस, जैसे एक ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको 180 का डिफरेंस एंटी फेज बोलेंगे, एंटी फेज क्लियर। और क्वाड्रेचर होता है 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, एक अगर इस टाइप से चल रहा है वेव, तो दूसरा हमारा यहाँ पर मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है, इस टाइप से चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का डिफरेंस दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, बी।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या पूछ रहा है, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि के अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग, लीडिंग, इनफेज या फिर सदिश। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। 6 नंबर लिख लीजिएगा, नंबर लिखने के बाद आंसर दीजिएगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों का, कब हम लोग लैगिंग बोलेंगे कब लीडिंग बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हालांकि इसका थ्योरी में मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया था। यहाँ पर है वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपना शिखर मान पर पहुंचती है। एक तो अभी शिखर मान यहाँ पर पहुंच रहा है, और दूसरा कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको हम लोग यहाँ से चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर करेंगे तो ये पहले ही पीक पर पहुंचेगा, सॉरी बाद में पीक पर पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो बाद में पीक पर पहुंचेगा, और इस तरह से। तो इस तरह का दो उसने प्रत्यावर्ती धारा लिया है, एक यहाँ पर पीक है और दूसरा यहाँ पर पीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में, दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में, तो इसको हम लोग दूसरी मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी के बाद में ए पीक पर पहुंच रहा है, तो इस पहली वाली को क्या बोलेंगे, लैगिंग बोलेंगे या फिर लीडिंग बोलेंगे। 6 का आंसर ए आया है सरवन का। ए मतलब लैगिंग इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर ए बाद में पहुंच रहा है, ये हमारा लैगिंग हो जाएगा। ये आंसर सही है। ठीक है, हमारा ये जो पहला वेव है ये लैग कर रहा है। ऐसे भी हमने बताया था कि दोनों के इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे, और इनिशियल पॉइंट पर देखेंगे जो निगेटिव में वैल्यू है, जिसका वैल्यू निगेटिव में है या जिसका वैल्यू लो है, उसको हम लोग लैगिंग बोल देंगे। ठीक है, अगर सिंपल इस तरह से भी रहता और एक तो यहाँ से रहता तो हम लोग किसको बोलेंगे, लैगिंग। यहाँ पर ए ज्यादा है, एक कम है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसको लैगिंग बोल देंगे। इस तरह से लैगिंग लीडिंग हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट लेकर के भी हम लोग पहचान सकते हैं। उसके बाद है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम फेज में होता है, सेम फेज। इंडक्टेंस, इंडक्टर अगर है तो वहां पर क्या होगा, लैग करता है करंट, यहाँ पर करंट लैग करेगा, और कैपेसिटर रहे तो करंट लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करता है प्योर कैपेसिटिव रहने पर। तो यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा इन फेज। 7 का सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 काफी ज्यादा सिंपल है। रेजिस्टेंस और इंडक्टर का एक साथ एक जैसा होता है, तो श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो एल इक्विवेलेंट, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। L1 प्लस L2 प्लस Ln, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। 9 है धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब, प्रत्यावर्ती कब कहते हैं, जब उसका डायरेक्शन, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि एक वायर है, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं कि हमारा जो करंट है इस तरह से वायर में फ्लो कर रहा है ऊपर नीचे होकर के, नहीं, कभी करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा, कभी करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा। पॉजिटिव और निगेटिव करंट डायरेक्शन का ये मतलब होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी ऊपर हाई हो जाएगा, कभी पीक पहुंचेगा, इस टाइप से। मतलब कहने का मतलब ये है डायरेक्शन भी चेंज होगा और साथ में मैग्नीट्यूड भी। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की इस ऑप्शन में धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है, ये तो खैर सही है ही। पूरे समय में धारा का माप समान रहता है, धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, ये ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें माप भी दे दिया है और साथ में डायरेक्शन भी दे दिया है। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा ले लेंगे, बी ले लेंगे। उसके बाद 9 नंबर, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, एसी करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो एसी करंट वायर के बीच में ज्यादा फ्लो करेगा या फिर ऊपर वाला हिस्सा है उसमें ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, करंट ज्यादा कहाँ पर फ्लो करेगा, पहला ऑप्शन है मिडल में, दूसरा ऑप्शन है अपर बाहरी हिस्सा में, और तीसरा ऑप्शन है सब जगह पर एक समान, एक समान हर एक हिस्सा में। इसको आप लोग बताइएगा आंसर। और हम चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 9, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब, ये तो खैर सोल्व कर चुके हैं, धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलती है। धारा को डीसी कब कहा जाता है, तो एक काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है, गलत धारा की माप समय के साथ बदलती रहती है, गलत माप भी नहीं बदलता। धारा की माप और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, गलत माप समय के साथ समान रहता है, ए सही है, डी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने की समान आवृत्ति क्या है? तो हमारे देश में सबको पता होगा, यूएसए में बताइएगा कि यूएसए में कितना होता है। यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? सरवन का 3 आ रहा है। आप किसका आंसर दे रहे हैं? 11 नंबर का शायद। ठीक है, अगर आप 11 का दे रहे हैं तो फिर हम इसका आंसर दे दे रहे हैं। कहाँ पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर किसी वायर की बात करते हैं हम लोग, तो वायर में जो इंडक्टेंस होता है इस रास्ते पर काफी ज्यादा होता है। बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, इसके यहाँ पर इंडक्टेंस काफी ज्यादा, एल का वैल्यू काफी ज्यादा हाई होता है, और हाई होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और हाई होने की वजह से बीच वाला जो पोर्शन है इसमें करंट कम फ्लो करता है, और जो बाहरी हिस्सा है इसमें करंट ज्यादा फ्लो करता है। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट है। उसके बाद उसके बाद हम लोग पूछे थे यूएसए में, मैंने पूछा था कि यूएसए में फ्रीक्वेंसी कितना होता है। हम लोग का तो 50 हर्ट्ज का ही होता है। उसके बाद है मशीन की आवृत्ति किस चीज पर निर्भर करते हैं? ध्रुवों के जोर पर, ध्रुवों के आकार पर, मशीन की रेटिंग पर। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों के जोर पर दिया है, आकार पर दिया है, नंबर ऑफ ध्रुव पर नहीं दिया है ऑप्शन। ठीक है, ये भी एक तो ऑप्शन हो सकता था, नंबर ऑफ ध्रुव पोल्स, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। उसके बाद है सप्लाई की प्रकृति पर। ठीक है, तो अगर हम मशीन की बात करें, उसका तो खैर अभी आंसर आया नहीं है। यूएसए में हम बता दे रहे हैं यहाँ पर 60 हर्ट्ज होता है। अब मशीन की बात करें तो मशीन में हमारा जो मशीन का आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वो डिपेंड करता है 120 f/p। जो मशीन का फ्रीक्वेंसी होगा, अगर हम स्पीड की बात करें, सिंक्रोनस स्पीड हमारा जो होता है वो होता है 120 f/p। तो हमारा जो करंट है, उसके अंदर जो धारा फ्लो कर रहा है, या फिर जिस टाइप का हम लोग वहां पर वोल्टेज दे करके रखें, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारा मशीन का प्रकृति या फिर उसका आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उसके सप्लाई की प्रकृति पर। और दूसरा ध्रुवों की संख्या पर। ध्रुवों की संख्या यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ध्रुवों की संख्या पर भी डिपेंड करता है और सप्लाई की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। सरवन का आंसर 60 आ गया। ठीक है, इसके बाद है वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वोल्टेज और धारा। आप ये बताइएगा कि वोल्टेज और ईएमएफ, ठीक है, हम पूछ रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज और ईएमएफ, ई, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये सिंपल है, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वो आसान है। अगर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल का हम बात करें, अगर ये हमारा वोल्टेज है और एक करंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? बीच के एंगल को फेज एंगल बोलते हैं। फेज एंगल मतलब यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? फेज अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? भी और इसके ई के बीच के एंगल को, हालांकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर। इसको हम लोग बोलते हैं लोड एंगल, और लोड एंगल आंसर आप लोग का आया नहीं है। ठीक है, लोड कौन बोले हैं इसको? भी और ई के बीच के एंगल को लोड कौन बोलते हैं? और फॉर्म फैक्टर हमने बता दिया, फॉर्म में आर एम, तो मतलब कि भी आर एम एस बाई भी एवरेज। ठीक है, और चरम गुणांक, चरम गुणांक क्या हो जाएगा? चरम गुणांक हो जाएगा मैक्सिमम बाय आरएमएस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13, मैक्सिमम बाय आरएमएस हम लोग का पिक फैक्टर या फिर चरम गुणांक इसको बोलते हैं। इसको नोट कर लेना है, मैक्सिमम बाय आरएमएस। ये दो चीज याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है और लोग इसको भूलते रहते हैं, आरएमएस बाय एवरेज। ठीक है, उसके बाद है यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती बीचों को प्रत्यावर्ती परिणाम को क्या कहेंगे? बोला कि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच अगर कोई डिफरेंस हो, बीच में कोई एंगल हो, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको इन फेज नहीं बोलेंगे बल्कि आउट फेज बोलेंगे, या फिर लैगिंग लीडिंग बोल सकते हैं। आउट ऑफ फेज, लैगिंग यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ बताया नहीं है। लैगिंग या लीडिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारा ए भी और ए भी दोनों आउट ऑफ फेज है, दोनों का एंगल डिफरेंस है दोनों के बीच। 14 का डी दे रहे हैं आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, प्रेमचंद का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कई बार बता चुके हैं अब तक, इसका आंसर आप लोग खुद से दे दीजिए 15 नंबर दे करके। आरएमएस बटा एवरेज क्या होगा, और 16 का भी दीजिए मैक्सिमम बटा आरएमएस क्या होगा। ठीक है, इसको बार बार यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि लोग याद रखें। ठीक है, ये दोनों 15-16 का आंसर आप लोग दे दीजिए। हम चलते हैं 17 नंबर में, औसत और आरएमएस में यहाँ पर रिलेशन बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो ये रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए आरएमएस और मैक्सिमम में, साथ में एवरेज और मैक्सिमम में, इन दोनों का रिलेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इसको अलग कलर से हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो आई आरएमएस होगा वो हो जाएगा आई आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 आई मैक्स। यहाँ पर 3-4 रिलेशन हम लोग को हमेशा याद रखना है। आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई मैक्स, और 2 और रिलेशन याद रखना है। एक रखना है आई एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.637, ठीक है, 0.637 इंटू आई मैक्स। सॉरी ये तो लिख चुके हैं, ठीक है, ये लिख चुके हैं। एक तो याद रखना है आरएमएस इज इक्वल टू 1.11 इंटू एवरेज। आरएमएस जो वैल्यू होगा वो होगा साइन वेव के लिए सिर्फ होता है 1.11 इंटू एवरेज। और एक तो और याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होता है, ये भी सिर्फ साइन वेव के लिए होगा, 1.414 इंटू आरएमएस, ठीक है। ये 4 रिलेशन जो है याद रखना है आप लोग को। अब यहाँ पर दिया है औसत मान ज्ञात हो, औसत मान एवरेज वैल्यू आप लोग को ज्ञात हो, तो आरएमएस मान कैसे निकालेंगे? तो आरएमएस मान कैसे निकालेंगे? 1.11 इंटू एवरेज करके, 1.11 इंटू एवरेज, 1.11 इंटू एवरेज, डी 17 का आंसर डी। और 17 का डी काफी लोगों का आ भी चुका है। 16 का किसका आंसर आया है? 16 सरवन का ए आया था 16 का, और उसके बाद बी आया था प्रेमचंद का 16 का। तो 16 का हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। 16 में पूछा है अधिकतम बटा आरएमएस, यहाँ पर अधिकतम बाई आरएमएस मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको चरम गुणांक बोलेंगे। 16 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 16 का आंसर ए सरवन का आया था। क्लियर है? इस फॉर्मूला को एक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 फिर से पूछा है, एक चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, आई मैक्स मान लेते हैं, हम लोग को पता है, तो हम लोग को क्या निकालना है? आई मैक्स पता है तो एवरेज, आई एवरेज कितना होगा ये पता करना है। क्वेश्चन नंबर 18 कितना हो जाएगा? आई मैक्स पता है तो आई एवरेज, यहां पर हो जाएगा आई मैक्स इज इक्वल टू 6.606 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 0.606 इंटू मैक्सिमम, ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज वैल्यू। 18 का बी, 18 का बी सही आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा? तो आरएमएस में क्या करते हैं हम लोग? 0.707 इंटू ई मैक्स करते हैं। 19 का हो जाएगा सी। क्लियर है? प्रेमचंद का 18 का ए आ रहा है, वो औसत में नहीं होता है, वो होता है जब हम लोग आरएमएस वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो एक्चुअली आरएमएस क्या होता है? आई आरएमएस होता है आई मैक्सिमम बाई √2, और यहाँ पर जो √2 है इसको हम लोग 1/√2 को 0.707 लिख सकते हैं, इतना इंटू आई मैक्स हो जाता है। और इसका जो एवरेज का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.606 इंटू ई मैक्स। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जैवक्रिय धारा को आई इज इक्वल टू इतना द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका आवृत्ति कितना होगी? ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और थ्योरी से लेकर के जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, ये आपको बहुत काम आने वाला है। थोड़ा थोड़ा के लिए लोग चुकते हैं और 1-2 नंबर से एग्जाम जो होता है वो छूट जाता है, किसी और के हाथ में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद सोल्व कीजिए। उसके बाद 21 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा जेड हो। शक्ति गुणांक कोण यहाँ पर दिया हुआ है एक इस टाइप का। हम लोग क्या जानते हैं? ए हमारा होता है आर और ए होता है जेड। ए हमारा शक्ति गुणांक एंगल फाई मान लेते हैं, ठीक है। और ए होता है हमारा एक्सएल हो सकता है, एक्सी हो सकता है, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। आर कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन नंबर 21 और 20 का आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। 20 का आंसर अभी तक किसी की नहीं आया है, तो फिर 20 आप भी सोल्व कीजिए और हम भी कर देते हैं। 20 में यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअली हम लोग जो आई का फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं आई इज इक्वल टू
आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम और ओमेगा के जगह पर 314 लिख दिया है, 314। ओमेगा का जगह पर कितना लिखा है, 314। ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 314। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई 3.14 पाई का वैल्यू। तो यहाँ से हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अभी तक आंसर नहीं आया, 3.1, सॉरी इसको 314 लिख देते हैं, 314 बाई 100 कर देते हैं, वो 100 हमारा ऊपर चला आएगा। यहाँ पर क्लियर है, अगर डाउट रहे तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमको कितना आंसर मिलेगा, 50। मतलब कि आंसर कितना होने जा रहा है, 50 होने जा रहा है। बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद 21 एक अच्छा क्वेश्चन है। 21 में यहाँ पर देखिए, जब भी कोई इस टाइप का एंगल दिया रहे, हालांकि ये साइन का ट्रिगोनोमेट्री का चीज है, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, एक्स आर, यहाँ पर पी मान लेते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये जो सबसे बड़ा वाला एंगल होता है, सबसे बड़ा वाला जो लाइन होता है, ठीक है, इसका जो कॉस थीटा लेते हैं हम लोग, वो हमेशा नीचे वाला आता है। ठीक है, एंगल के साथ जब हम लोग लिखेंगे एक्स कॉस थीटा, तो वो हमेशा पी के बराबर होगा। और जब एक्स साइन थीटा, मतलब कि इसके सामने वाला को लिखते हैं तो उसको साइन के टर्म में लिखते हैं, एक्स साइन थीटा, वो हम लोग का हमेशा आर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोण के साथ जब लिखते हैं तो वहां पर कॉस थीटा यूज करते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। तो ये हम लोग ये ट्रायंगल जानते हैं, इम्पीडेंस का जो ट्रायंगल बनता है वो इस टाइप से बनता है। अब हम लोग को आर पता करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जेड कॉस फाई। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड कॉस फाई। ठीक है, फाई हमारा इस आर के साथ लगा हुआ है, आर और जेड के साथ। तो जब यहाँ पर जेड कॉस फाई करेंगे तो वो हमारा आर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जेड कॉस फाई। जेड कॉस फाई कहाँ पर है, आर, यहाँ पर जेड कॉस फाई। ठीक है, फाई या थीटा जो भी दिया रहे। और 21 का बी आया था किसका, सरवन का। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चूक गए। ठीक है, आई थिंक अभी समझ में आया होगा हमने जो बताया। ठीक है, हमने जो बताया, अगर इसमें कोई डाउट है तो यहाँ पर सवाल आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत जगह पर इसका जरूरत पड़ता है। ये जो मैंने थीटा वाला बताया, कहाँ पर कॉस थीटा होगा और कहाँ पर साइन थीटा होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। 22 है, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रेरकीय प्रतिघात कितना होगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग को निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या जानते हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है हम लोग, क्या एक्स निकालना है। ठीक है, तो सारा चीज का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। जेड का स्क्वायर, जेड कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स तो हम लोग को निकालना है, और आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। और इसको सोल्व कैसे कर लेंगे, अगर आप लोग को याद है तो 25 इंटू 25 कर सकते हैं, 15 इंटू 15 कर सकते हैं। हम लोग फार्मूला थोड़ा यूज कर लेते हैं, 25 माइनस 15 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर इसको ब्रेक कर देते हैं, 25 प्लस 15, तो ए कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, और ए 25 30 और 10 40, मतलब कि 400। 400 को अब हम लोग को अंडर रूट करना होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 400 आया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400, तो 20 आएगा। 20 कहाँ पर दिया है, सी में दिया है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब 23 है, 23 आप लोग सोल्व कीजिए। 22 का आंसर सी आया है प्रेमचंद का, 22 का सी सही है। उसके बाद 23 आप सोल्व कीजिए। ये तो शायद हो गया होगा, आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है 23, काफी सिंपल है, इसमें कुछ पेन की जरूरत है नहीं, आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन लिखा और इक्वेशन लिख करके आप लोगों को बताया भी। क्या दिया है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल का समीकरण E इज इक्वल टू इतना। हमने अभी बताया कि V या फिर I जो भी लिखना हो, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं VM साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पर जो भी रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू रहता है, मतलब कि यहाँ पर E मैक्स हम लोग को गिवन है। आंसर आया अभी तक नहीं आया है 23 का। ठीक है, E मैक्स का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 10√24। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, इसका अधिकतम मान। तो अधिकतम मान हो तो गया, आरएमएस नहीं निकालना है। अगर आरएमएस निकालना रहता तो हम लोग को बाई रूट 2 करना भी पड़ता,
पर यहाँ पर आरएमएस नहीं निकालने की बोला है, सिर्फ अधिकतम मान बोल दिया है। तो अधिकतम मान ये जो रहता है यहाँ पर वो अधिकतम मान ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आरएमएस निकालना रहे तो क्या करना होगा, √2 करना होगा या फिर 0.707 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर आई एम, ये होता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी। इसका प्रभावी मान यहाँ पर आरएमएस निकालना है आपको। यहाँ पर आई आरएमएस क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ जाएगा 35.36 √2 करना होगा। √2 करें या फिर 0.707 से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो ए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपको अप्रॉक्स 35 है, 35 से कम होने वाला है क्योंकि एक से कम है जो मल्टीप्लाई जिसे करना है। तो कम आएगा, तो कम में देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। एक 25 है और एक 27 है। तो आप लोग देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ये 25 आएगा या फिर 27 आएगा। ठीक है, अभी तो मैं कैलकुलेटर लेकर बैठा हुआ नहीं हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 25 या 27 में से कोई एक आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद दिया हुआ प्रत्यावर्ती धारा का मान इतना है, औसत मान इस बार निकालना है। ठीक है, एवरेज आरएमएस निकालना सीख गए, अब यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.637 इंटू आई मैक्स, ये हो जाता है 0.637 इंटू आई मैक्स। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना होगा आप लोग को, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर 0.637 इंटू आई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42.42। तो ये भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 25 का शायद आंसर 27 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, हाफ करेंगे तो 20, लेकिन हाफ से ए थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। तो हाफ से ज़्यादा आसपास में अगर देखें तो 27 ही हम लोग को मिल रहा है, 30 फिर और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाफ से हम लोग को थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाना है क्योंकि 0.6 है। क्लियर है इतना। अब उसके बाद दिया है 26, आधे चक्र के लिए धारा का मान निम्न है। इसको आप लोग सोल्व कीजिए क्योंकि ये सिंपल मैथ है, यहाँ पर फिजिक्स या फिर कोई और चीज़ यहाँ पर यूज किया नहीं है। एम्पियर में दे दिया है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और, अगर यहाँ पर ये बोल देता कि साइन वेव पर लिखा हुआ माने है, अगर ये कुछ इस टाइप से रहता कि साइन वेव पर लिखा हुआ वैल्यू है 0, 2, 3, 5, 10 इस टाइप से है, तो फिर इसको सोल्व करने का तरीका अलग हो जाता। फिर हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर एवरेज निकालने के लिए हम लोग को 0.637 में इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं लिखा है। ये नहीं बोला है कि हम लोग ये जो वैल्यू उठाए हैं वो किसी साइन वेव का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा तरीका से सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथ अप्लाई करेंगे। सिंपल मैथ से हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 0 + 2 + 3 + 5 + 8 + 10 + 8 + 5 + 3 + 2 + 0, और उसके बाद जितना ये नंबर है सबको डिवाइड कर देंगे उतना से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको हम लोग ऐड करके 11 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने से कितना आने जा रहा है, 5, 5, 10 और 8, 18, 18, 10, 28। ठीक है, ये हो जाएगा 28, और इसके बाद इधर बच गया 3, 2, 5, 5, 10 और 8, 18, इतना बाय 11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। 28 और 18 कितना हो जाएगा, 28 और 10 38 और 8 46/11। तो ए 4 पॉइंट कुछ आने जा रहा है। हम लोग का ऑप्शन 4 पॉइंट में कौन सा है, डी है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। और डी किसका आंसर आया है, 26 का प्रेमचंद का आया है। तो आपका आंसर एक बार फिर से गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख लिए इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। 27 है ज्यावक्रीय सप्लाई जिसका चर मान 100 है, आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा। चर मान मतलब कि मैक्सिमम मान आप लोग को दिया हुआ है, तो आरएमएस निकालने का सिंपल तरीका है √2। यहाँ पर 3 से 4 फार्मूला ही है जो बार बार यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर 3 से 4 फार्मूला अगर आपका क्लियर है तो ये सारा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ई बराबर ई एम। यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ई एम इतना कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लेड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। आर का वैल्यू दे दिया है 20 ओम। परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितना होगी। फिर से यहाँ पर मैक्सिमम धारा पूछा है, तो जब हम लोग आई मैक्सिमम लिखेंगे तो इसके लिए हम लोग को एक चीज और क्या लिखना होगा, ई मैक्सिमम। आई बराबर ई बटा आर तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ई मैक्सिमम बटा रेजिस्टेंस लिखना होगा। और ई मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, कितना दे रखा है, 200।
और रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 दे रखा है, तो आंसर कितना आ रहा है 10। ठीक है, 10 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस तरह से जोड़े जाते हैं? इसको भी आप लोग आंसर कीजिए। 29 का किस तरह से जोड़ेंगे दो प्रत्यावर्ती परिमाण को? और हम आते हैं 30 में। 30 सिंपल है, 30 तो सिंपल है, आप लोग सोल्व कर लीजिए। इसके बाद 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। बीजगणितीय सम से जोड़ेंगे, आरेखीय तरह से जोड़ेंगे, ज्यामितीय तरह से जोड़ेंगे, या फिर सदिश। एक्चुअली अगर हम यहाँ पर बात करें प्रत्यावर्ती सिग्नल का, तो इसके साथ कोई एक एंगल जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को नहीं जोड़ना होता है, उसका एंगल भी देखना होता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक वेक्टर की तरह जोड़ते हैं। इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, सदिश 29 का। उसके बाद 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कल अगर आप आज आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कल के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। आपको करना क्या है, थ्योरी इसका देख लेना है। शायद 3 से 4 वीडियो है थ्योरी का, आधा आधा घंटा का होगा या 20-20 मिनट का होगा। आप लोग उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा उसका जो स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए तो वो जल्दी खत्म होगा। वहां से आपको सिर्फ उसका जो फार्मूला सारा है उसको नोट कर लेना है। फर्स्ट चैप्टर का फार्मूला तो मैंने इस समय ही बता दिया था, जब ऑब्जेक्टिव बता रहा था तो वहां पर मैंने 27 फार्मूला बताया था फर्स्ट चैप्टर से, और 27 आप लोग को नोट कर लेना है एक कॉपी पर। और यहाँ से मुश्किल से 10 फार्मूला आएगा, 10 से ज्यादा नहीं आएगा। इस चैप्टर का सारा 10 फार्मूला एक कॉपी पर नोट कर लेना है। उसके बाद सारा क्वेश्चन हमको जहां तक लगता है सॉल्व होगा। 29 का आंसर हो गया, और 29 का सी, और 30 का कौन सा आया, बी। सरवन का आ रहा है। 30 देख लेते हैं, 30 में क्या है। पहला है आरेख ए एसी को दर्शाता है, तो ए बिल्कुल सही है, एसी को दर्शाता है। आरेख बी अर्ध तरंग परिशोधित डीसी, नहीं, बी डीसी का भी हो ही नहीं सकता, डीसी का तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो फिर डीसी कैसे होगा, तो बी तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद सी देख लीजिए, सी में क्या बोल रहा है, 31 है, पर 31 को कल सोल्व करेंगे। सी में क्या बोल रहा है, आरेख सी डीसी को दर्शाता है, फिर से गलत। डीसी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसको इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम है, और टाइम के साथ इसके मैग्नीट्यूड में वोल्टेज हो या फिर करंट हो, कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये हमारा प्योर डीसी होगा, तो ए भी ऑप्शन गलत। उसके बाद सभी आरेख एसी को दर्शाते हैं, बी और सी गलत हो गया, ए हम लोग का सही है। उसके बाद सभी आरेख एसी को दर्शाते हैं, ए बिल्कुल सही है। सारा में मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन भी बदल रहा है और साथ में मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर 0 हो गया, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उसका परिमाण बदल रहा है। और डायरेक्शन देख सकते हैं, अभी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन है और यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन हो गया, मतलब करंट कभी इधर फ्लो कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एक ही वायर में, तो इसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों में सेम कंडीशन है, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्लियर है, तो आज इसको क्लोज करते हैं। कल आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला के साथ प्रिपेयर होकर के आइए। तो आज फिनिश करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, उसके बाद फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग 1 to 30 डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग को देखना है 31 to 60, 31 से 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले आपको जो बेसिक थ्योरी है इस चैप्टर का एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्रीवियस जो 30 क्वेश्चन था कमो बेस इसी 4 फॉर्मूला पर बेस्ड था। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वो होता है वी आरएमएस बाई वी एवरेज, और इसका वैल्यू 1.11 होता है साइनसॉइडल वेव के लिए। पीक फैक्टर क्या होता है, वी मैक्सिमम बाई वी आरएमएस, इसका वैल्यू होता है 1.414। ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, ये पूरा जवान पर होना चाहिए ये सारा फॉर्मूला। उसके बाद वी आरएमएस होता है वी एम बाई √2 इसको बोल सकते हैं, या फिर 0.707 इंटू वी मैक्स से भी याद रख सकते हैं। और वी जो एवरेज होगा वो हम लोग हो जाएगा 2/π VM, ठीक है, या फिर इसको 0.637 वी मैक्स से याद रख सकते हैं। इसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको VM दे देगा, VM देने के बाद आपसे पूछेगा कि वी एवरेज का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, VM इज इक्वल टू π/2 इंटू वी एवरेज। उसी तरह से यहाँ पर साइनसॉइडल के लिए आपसे पूछ सकता है कि वी मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा यदि वी आरएमएस गिवन है, तो वी आरएमएस दे देगा क्वेश्चन में, तो हम लोग आसानी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और वी मैक्सिमम क्या होता है, इस इक्वेशन से v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ से हम लोग भी जो यहाँ पर जो भी साइन के साथ जो भी टर्म लगा हुआ है वो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसी से हम लोग आरएमएस एवरेज जो निकालना होता है निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्म फैक्टर सारा कुछ
आप निकाल सकते हैं इन चारों फार्मूला का यूज करके। अब चलते हैं आज का डिस्कशन, आज का क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मतलब कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसी को किसके द्वारा हम लोग आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, किस चीज़ की हेल्प से हम लोग एसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कम या ज़्यादा करने की बात कर रहा है। दो चीज़ कर सकते हैं, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर घटाने बढ़ाने की बात कर रहा है, मतलब कि पावर करंट और वोल्टेज को, ठीक है, एसी में करंट और वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वो किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से। कन्वर्टर क्या करता है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कन्वर्टर और रेक्टिफायर इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो कन्वर्टर किसी भी चीज़ को जो एसी से डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला कोई भी डिवाइस होगा तो उसको हम कन्वर्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर है, ये कन्वर्ट करता है आपको डीसी को एसी में, इसको भी क्या बोलेंगे, कन्वर्टर बोलेंगे। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, तो ये भी हमारा एक टाइप का कन्वर्टर है। ठीक है, पर एसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर को हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बोल सकते हैं। कन्वर्टर में कोई भी आ जाएगा, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो या डीसी से एसी में, मतलब कि इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों किसका पार्ट है, कन्वर्टर का पार्ट है। दोनों कन्वर्ट करने का काम करता है, कोई एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कोई डीसी को एसी में। अब यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं एसी से डीसी कन्वर्टर, तो यहाँ पर साफ हो गया कि हम कोई ऐसे डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, तो वो काम सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर करता है। इन्वर्टर क्या करता है, अपोजिट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि अगर हमारे पास बैटरी है और उससे हम लोग को एसी वाला चीज़ कोई चीज़ चलाना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम लोग को लैपटॉप चलाना है, लैपटॉप या फिर 100 वाट का फैन चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, बैटरी की हेल्प से 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर देंगे एसी में, और उसके बाद हम लोग आसानी से चला सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर घटाने बढ़ाने की बात कर रहा था, तो इसलिए हम लोग आंसर ट्रांसफार्मर देंगे। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक कितना होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोधी परिपथ की अगर हम बात करें, शुद्ध प्रतिरोधी, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ होता है। मतलब कि जो फाई जो एंगल है, जो कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है, वो 0 होगा। जब फाई 0 हो तो कॉस फाई कितना होगा, 1, मतलब पावर फैक्टर यूनिटी, इकाई पावर फैक्टर। आंसर क्या होगा, डी। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक, इंडक्टिव में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा जो करंट होता है वो लैग करता है, ये होता है करंट और ये होता है वोल्टेज, क्या हो जाएगा, पश्चगामी। और कैपेसिटी में पूछेगा तो कैपेसिटी में करंट ऊपर होता है तो इसको अग्रगामी बोलेंगे। ठीक है, लीड करता है। तो जो आसान क्वेश्चन है उसको तेजी से निकल लेंगे, और जो थोड़ा सा ठीक है उस पर थोड़ा हम लोग समय दे देंगे, ऐसे सही रहेगा। अगर आरएलसी परिपथ जिसकी शक्ति गुणांक एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो, हमने बोला था अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो ए लैगिंग होगा, ठीक है, पक्षगामी होगा। और अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो तो ए क्या होगा, अग्रगामी, लीडिंग हो जाएगा। और अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो तो फाई 0 हो जाएगा और वो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होता है, इंडक्टिव में 90 डिग्री से पक्षगामी होता है, शुद्ध इंडक्टिव में 90 डिग्री से पक्षगामी होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर दिए तो हमारा जो करंट यहाँ पर है यहाँ से थोड़ा सा कम होकर के इस टाइप से आ जाएगा, फाई का वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा और 90 से घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्योर इंडक्टर की बात कर रहा है तो 90 डिग्री पक्षगामी। उसके बाद 37 है। आज मैं लाइव नहीं आ सका, ठीक है, समय में निकाल नहीं पाया, इसलिए ऑफलाइन ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर कोशिश करेंगे आगे लाइव आने का। ठीक है, तो आप लोग इसको ऑफलाइन ही देख लीजिए। 37 है। शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज कैपेसिटी परिपथ में, ठीक है, तो कैपेसिटी में क्या होता है, करंट ऊपर होता है और यहाँ पर वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर करंट लीड करता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज लैग करता है। अगर वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज के लिए हम लैग बोलेंगे। शुद्ध कैपेसिटी परिपथ में वोल्टेज 90 डिग्री से पश्चगामी होगा, पीछे होगा, 90 डिग्री से पीछे है हमारा वोल्टेज। ठीक है, और ऊपर वाला में शायद करंट पूछा था, एक बार श्योर हो लेते हैं। इंडक्टिव परिपथ में यहाँ पर करंट पूछा था, तो करंट इसमें क्या होगा, पश्चगामी होगा, क्योंकि करंट नीचे है। ठीक है, तो करंट को हम लोग बोलेंगे पीछे है करंट। शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक निकालने के लिए हमने तरीका बताया था, एक ट्रायंगल याद रखने के लिए बोला था। यहाँ पर ए आर होगा, यहाँ पर एक्स होगा और ए जेड होगा, और ए एंगल फाई होता है। ठीक है,
और पावर फैक्टर किसको, cos फाई को बोलते हैं, cos फाई इज इक्वल टू बी बाई एच। तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है आर और एच का वैल्यू जेड, तो आर बाई जेड हमारा cos फाई हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल हम लोग याद रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो होता है प्योर पावर होता है, एक्टिव पावर होता है। ठीक है, एक्टिव या इसी को वास्तविक पावर हिंदी में बोलते हैं, वास्तविक शक्ति। ए होता है किलोवाट में, इसको हमेशा मेजर करते हैं, और ए होता है वोल्ट एम्पियर में मेजर होता है। ठीक है, ए आभासी शक्ति या फिर अपेरेंट पावर होता है, आभासी शक्ति। ठीक है, क्लियर है। और ए होता है के वी ए आर। ठीक है, अगर किलोवाट में सारा कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पर के वी ए कर देते हैं, ए होता है के वी ए आर, इसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। क्लियर है, ये तीन चीज हम लोग को याद रखना है इस ट्रायंगल से। ठीक है, अगर कुछ भी दे दे, मान लेते हैं कभी क्वेश्चन में हमको के वी ए आर दे दिया, किलो वाट दे दिया, पूछ दिया कि के वी ए कितना होगा, तो हम लोग सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, के वी ए आर का स्क्वायर प्लस किलो वाट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी ए के वी ए का स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। हालांकि अभी क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर W एक्चुअली रियल पावर होता है, वास्तविक शक्ति होता है, तो ए वी आई के बराबर होता है, ए गलत, ए आभासी शक्ति होता है वी आई के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पर है के वी ए कॉस फाई, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, के वी ए हो जाएगा और ए फाई है। हमने बताया था कि अगर फाई किसी इस टाइप के मतलब कि फाई जिस लाइन के साथ लगा हुआ है उसके सामने जब हम लोग उसका कंपोनेंट निकालते हैं तो वो cos फाई होता है, मतलब के वी ए cos फाई को हम लोग किलोवाट बोलेंगे। यहाँ पर किलोवाट क्या बोलेंगे, के वी ए cos फाई। तो अगर के वी ए cos फाई दिया हुआ है तो ये हम लोग का रियल पावर होगा, और यहाँ पर सेम चीज लिखा हुआ है, किलोवाट इज इक्वल टू के वी ए cos फाई। तो इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल पा रहे हैं कि हमारा सॉरी ये 40 नंबर है, किलोवाट इज इक्वल टू के वी ए cos फाई। तो ट्रायंगल से निकाल पा रहे हैं, हमारा ऑप्शन सी सही है। और उसके बाद डब्ल्यू के साथ ई, डब्ल्यू तो मान लेते हैं हमारा पावर है, लेकिन साथ में इसके ई क्या दिया है बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पर वी आई साइन फाई हम लोग का क्या हो जाएगा, वी ए साइन फाई के वी ए आर हो जाता है, ये हो जाता है रिएक्टिव पावर, के वी ए आर। रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी आई साइन फाई। तो ये ऑप्शन डब्ल्यू ई समझने के बाद ही बताया जा सकता है कि ये क्या पूछा है, तो अभी इसको हम गलत मान करके चल रहे हैं। इसके बाद किलो वाट इज इक्वल टू के वी साइन फाई, ये गलत है क्योंकि किलो वाट नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्टिव पावर के वी ए आर होगा। ठीक है, के वी आर इसका यूनिट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत, हम लोग का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है डीसी परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है। तो डीसी में cos फाई नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम लाइन में होते हैं, डीसी में वोल्टेज और करंट लैग या लीड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रियल पावर होगा वो बी आई के बराबर हो जाएगा, ये इसमें सही ऑप्शन होगा हम लोग का 40 नंबर। ठीक है, फाई वहाँ पर नहीं होता है, 0 होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 41 में, आवर्ती के घटने से परिपथ का इंडक्टिव घात पर क्या असर पड़ेगा। तो एक्सेल बराबर ये काफी ज्यादा सिंपल है, 2 पाई एफ इंटू एल। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सेल क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद है आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ का संधारित्र घटेगा, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, एक्सी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ इंटू सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो एक्सी घटेगा और एक्सी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एक्सी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो जाए तो परिपथ की धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर है आवृत्ति अगर आधा होगा, यहाँ पर इंडक्टिव परिपथ है तो फ्रीक्वेंसी अगर आधा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया तो एक्सेल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस घटेगा तो हमारा क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट का वैल्यू 2 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद 100 आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। क्या क्या दिया है, एक्सी का दिया वैल्यू दिया हुआ है 25 और फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 100। हम लोग क्या जानते हैं, एक्सी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो जब भी इनवर्सली रहे तो हम लोग एक टाइप का रिलेशन लिख सकते हैं, XC1/XC2 इज इक्वल टू, इनवर्सली तो उल्टा कर देंगे, F2/F1।
अगर डायरेक्टली रहे तो हम लोग सीधा लिखते हैं f1/f2। ठीक है, अब यहाँ पर सारा वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। xc1 कितना है 25 और xc2 निकालना है। ठीक है, और f2 कितना है, f2 50 है और f1 कितना है, f1 स्टार्टिंग में 100 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो xc का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 मतलब कि 50। तो आंसर क्या आ रहा है 50 ओम। परिपथ का थीटा गुणांक R/Z हम लोग ऊपर में ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 0.6 शक्ति गुणांक वाले पश्चगामी पर एक एसी परिपथ का इनपुट 10 kVA है। एक फिर से अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पर cos फाई का वैल्यू कितना दे दिया है 0.6 और 10 kVA दिया हुआ है। इनपुट दिया है 10 kVA। kVA मतलब कि V इंटू आई, एक क्या दिया हुआ है आपका VI का वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है, और cos फाई दे दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्चुअल पावर किलोवाट क्या होगा। तो एक्चुअल पावर हम लोग उस ट्रायंगल से अभी हमने देखा था। ट्रायंगल इस टाइप से होता है, ए होता है किलोवाट और ए होता है kVAR, सॉरी kVA, और यहाँ पर फाई होता है। तो हम क्या बोलते हैं kVA cos फाई इज इक्वल टू किलोवाट, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है तो cos और इसके एंगल से जो दूर है वो साइन होता है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे किलोवाट इज इक्वल टू kVA cos फाई। kVA का वैल्यू कितना है 10 और cos फाई का वैल्यू 0.6, कितना आ रहा है 6 आ रहा है आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। आंसर क्या हो जाएगा A 6। क्लियर है। इसके बाद 47 है किसी ऐसी परिपथ धारा द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 kVA है। फिर से उसी टाइप से ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है 20 kVA दिया हुआ है, वोल्ट इंटू एम्पियर A हो जाएगा 20 kVA और kVAR कितना दिया हुआ है 12 kVAR। और उसके बाद निकालना क्या है वास्तविक शक्ति किलोवाट हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे सेम फार्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला, 12 का स्क्वायर प्लस किलोवाट का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144 प्लस किलोवाट स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400 आ जाएगा। ठीक है, और किलोवाट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 400 माइनस 144 144। इसको माइनस करने के बाद कितना आने वाला है 266, शायद 266 या 56 कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसका पूरा स्क्वायर निकालना डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ से किलोवाट का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर 256। तो आंसर हम लोग का पॉइंट में आने वाला है। यहाँ पर 16 में 16 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का आ रहा है 256। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 16 किलोवाट। कितना आंसर होगा 16 किलोवाट। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रिएक्टिव पावर की यूनिट है। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या हो जाएगा। तो रिएक्टिव पावर हम लोग कई बार देख सकते हैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ए आभासी। तो एक kVAR या फिर किलो में यहाँ पर नहीं लिखा है तो हम लोग VAR करेंगे इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पूछ रहा है एक RLC परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है। ठीक है, R का वैल्यू दे दिया है 6 और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का वैल्यू दिया है कितना 8 और कैपेसिटिव XC का वैल्यू दे दिया है कितना 16। तो परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा। तो Z इज इक्वल टू क्या जानते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर XC माइनस XL भी लिख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। 36 प्लस ये Z स्क्वायर होगा और XL माइनस XC कितना आ जाएगा 8 में 16 माइनस 8 या फिर 8 कुछ भी कर सकते हैं। XC माइनस XL और XL माइनस XC दोनों सेम है। तो ये 36 प्लस 64 100 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 0.5 हेनरी की इंडक्टिव वाली कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। तो एक्सेल का वैल्यू 0.5 दिया है। 0.5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, सॉरी एल का वैल्यू दिया है 0.5। एक्सेल हम लोग को निकालना है। तो एक कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और अगर फ्रीक्वेंसी ना दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग 50 लेते हैं इंटू हाफ। 0.5 को हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 ठीक है 3.14 इंटू 50। इसको सोल्व कर लेंगे तो 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 150 से कुछ ऊपर आएगा, मतलब कि 157 हम लोग का
आंसर आने जा रहा है। उसके बाद 51 है, 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कॉइल 250 वोल्ट 50 वोल्ट सप्लाई से जुड़ी है, तो कॉइल का शक्ति गुणांक क्या होगा, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर cos फाई हम लोग कैसे निकालते हैं, R बाई जेड करके, ठीक है। तो जेड यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है 8 के स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ 6 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट सिंपल कर देंगे, तो 64 प्लस 36 100, मतलब कि ये 10 आ रहा है हम लोग का। तो यहाँ पर r का वैल्यू 8 और यहाँ पर 10, तो 8 बाई 10 कितना हो जाएगा 0.8। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो बनाए तो वहाँ पर इसको हम कंसीडर कर ले। समांतर परिपथ की दो शाखाएं, समांतर परिपथ मतलब कि इस टाइप से, ठीक है, दो करंट जा रहा है I1 और I2। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, I1 प्लस I2 हो जाएगा कुल टोटल धारा। शाखा का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हम लोग 1 बाई रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोलते हैं, और ये तो थ्योरी के समय हमने बता दिया था। ससेप्टेंस क्या बोलते हैं, 1 बाई एक्स को, 1 बाई रिएक्टेंस को ससेप्टेंस बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जेड इक्वल टू आर प्लस आई इंटू एक्स, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस आई बी, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंस होता है और इसका उल्टा है ससेप्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, एक कंडक्टेंस होता है, ये इम्पीडेंस होता है और ये एडमिटेंस होता है। तो इस तरह से सारा कुछ याद रख लेना है, सारा का उल्टा। दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, तो 3 है ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा 7। काफी सिंपल था। और उसके बाद है 56, टोटल पावर क्या होगा, तो पावर जो एवरेज पावर होता है, रेजिस्टेंस में एवरेज पावर 0 होता है, सॉरी इंडक्टेंस या कैपेसिटर में, इंडक्टर या कैपेसिटर में एवरेज पावर लॉस 0 होता है। जब भी इस टाइप का निकालने के लिए दे तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, कैपेसिटर वाला को काउंट नहीं करेंगे और इंडक्टर वाला को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर दे रखा है क्या, R cos फाई, और यहाँ पर भी दे रखा है I2 तो करंट फ्लो कर रहा है, cos फाई 2 दे रखा है, यहाँ पर cos फाई 1 दे रखा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ठीक है, और यहाँ पर ठीक है RR रहेगा, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है और इसमें करंट I2 है, और यहाँ पर जब पैरेलल में लगा हुआ है तो वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होगा। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, VI1 cos फाई प्लस VI2 cos फाई 2, ठीक है। हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, इंडक्टर वाला को बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस को करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 57, परिपथ कुल एडमिटेंस y इज इक्वल टू हमने अभी क्या बताया G प्लस आई बी। तो इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो आंसर हो जाएगा बी। भी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी है, कौन सा परिमाण सेम होगा, तो पैरेलल में कौन सा वोल्टेज इक्वल होता है, ठीक है। पैरेलल में अगर 3 लगा हुआ है रेजिस्टेंस या जो भी 3 शाखाएं हैं समांतर में, तो यहाँ पर वोल्टेज तीनों में सेम होगा। 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग और 90 डिग्री होता है और 3 फेज में 120 होता है, तो यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को थ्योरी से पता है, ठीक है। और 60 हो चुका है, तो आज 60 रहने देते हैं। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग कल से देखते हैं 61 के बाद। तो अगर किसी टाइप का डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, और किसी टाइप का आप अगर सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कंप्लेंट वगैरह है, तो वो सारा भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग, ठीक है। यहाँ पर फेज बढ़ने से मतलब कि एक सिंगल फेज मशीन है और दूसरा 3 फेज मशीन है, दोनों के लिए आकार जो है सेम करके रखा है, दोनों का जो आकार है वो सेम है और साथ में आउटपुट भी दोनों का सेम है। अब पूछ रहा है रेटिंग ज्यादा किसका होगा, तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ फेज बढ़ाते हैं हमारा जो रेटिंग है वो इंक्रीज करता चला जाता है। आंसर होगा ए, मतलब कि फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग बढ़ती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सिंगल फेज संचरण की तुलना में 3 फेज संचरण की दक्षता अधिक होती है। 3 फेज संचरण जो होगा मशीन होगा उसका जो दक्षता है वो ज्यादा होगा, ये इसका सही आंसर होगा। बहुफेजीय मोटरें स्वतः स्टार्ट नहीं होती, स्वतः स्टार्ट होती है,
बहुफेजिए मतलब कि हम यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर एग्जांपल के तौर पर एक ले लेते हैं। एक होता है हमारा 3 फेज और एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है तो इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग को जरूरत पड़ता है एक सहायक वाइंडिंग की, ठीक है। लेकिन पर 3 फेज मोटर में ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टेड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुफेजीय मोटर स्वतः स्टार्ट होती है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर का, तो सिंक्रोनस मोटर में अगर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो वहां पर हम लोग को प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है, पर 3 फेज इंडक्शन मोटर खुद से स्टार्ट होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 64 में, 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग जानते हैं वोल्टेज मेजर होता है, टेकोमीटर स्पीड के लिए होता है, फेज अनुक्रम इंडिकेटर ये हमारा सही आंसर होगा, और आवृत्ति मीटर फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए होता है। उसके बाद है सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन सिंक्रोनाइजिंग जो होगा वो क्या होगा, मुश्किल होगा ये सरल होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सरल होगा। सिंगल फेज के मुकाबले 3 फेज का जो पैरेलल ऑपरेशन होता है वो ज्यादा सिंपल और आसान होता है। क्वेश्चन है समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचरण की तुलना में 3 फेज संचरण में तांबा क्षति वो भी कम होता है। कॉपर लॉस 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज के मुकाबले हमेशा कम होगा। उसके बाद 65-66 ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये फिर से आ गया, ये हम लोग देख चुके हैं। 67 है 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर की शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी हम लोग का बेस्ट किसका होता है, पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा हमारा हम लोग का जो डिवाइस होगा उतना बेहतरीन होगा। हमने ऊपर समझा था कि cos फाई का वैल्यू अधिक रखने से हम लोग जो पावर का है वो ज्यादा अच्छा यूज कर पाते हैं। वी cos फाई हमारा एक्टिव पावर होता है, रियल पावर होता है, तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो बेहतरीन ज्यादा बेहतरीन होगा मशीन। और ज्यादा अच्छा पावर फैक्टर किसका होगा, 3 फेज का। तो 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा, कम होगा। 67 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली निर्भर योग्य होती है। ये सिंपल है, 3 फेज सिंगल फेज के मुकाबले में हर तरह से अच्छा ही होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो हर समय 3 फेज को ज्यादा बेहतरीन आप लोग को बताना होगा और उसको देख करके मार्क करना होगा। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम RYB होता है। RYB कहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, डी। 3 फेज में जो इसका अनुक्रम होता है वो RYB इस टाइप से होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल कैसे जोड़े जाते हैं। तो स्टार में हम लोग क्या देखते हैं, एक तरफ सारा सिरा होता है और दूसरा तरफ दूसरा। पर वही डेल्टा में जब बात करते हैं तो पहला का स्टार्टिंग एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से लगा होता है, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा का स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंड पॉइंट से लगा होगा, इस टाइप से लगा होता है डेल्टा में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं, बी हम लोग का सही ऑप्शन है यहाँ पर। और ऊपर में वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ता है, एक इसमें होता है ये हो जाएगा डेल्टा में। डेल्टा कनेक्शन के लिए यहाँ पर है, डेल्टा कनेक्शन के लिए वाइंडिंग का टर्मिनल, तो एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। और उसके बाद है एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के अंतिम सिरे से, एक गलत है, ये हो जाएगा एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। पहला इस तरह से हो गया, इसका जो अंतिम सिरा है दूसरा के पहला से जुड़ेगा। स्टार जोड़ में क्या होता है, VL और VPH। स्टार के लिए VL और VPH में क्या रिलेशन होता है वो पूछ रहा है। तो स्टार में किस टाइप से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फेज VPH और ये हो जाएगा V लाइन। तो यहाँ पर ज्यादा कौन सा होगा, V लाइन हमेशा बड़ा होगा। स्टार के केस में V लाइन बड़ा होगा और ये हो जाएगा √3 इंटू VPH, तो VL बराबर √3 VPH ये हो जाएगा। और करंट का रिलेशन पूछा है, तो करंट हम लोग देख रहे हैं जो फेज में होगा वही हमारा लाइन में भी होगा। तो IPH इज इक्वल टू IL हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, IL इज इक्वल टू IPH। डेल्टा में पूछा है VPL और VPH के बीच रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो फेज का वोल्टेज होता है ये हमारा होगा फेज का वोल्टेज और ये होगा लाइन का वोल्टेज, क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू VPH। और डेल्टा जोड़ में करंट का क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के हमारा लाइन करंट बनने वाला है। तो दो फेज के मिलाने से हमेशा हमारा जो लाइन करंट होगा
वो ज़्यादा होगा फेज करंट से। तो IL क्या हो जाएगा, √3 IPH। IL इज इक्वल टू √3 IPH। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पावर पूछ रहा है, थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमने बताया था डेल्टा हो या स्टार, पावर के लिए वैल्यू क्या होगा, √3 VL √3 VL IL cos फाई, या फिर इसको फेज के टर्म में लिखना होगा तो 3 VPH IPH cos फाई। ये दोनों के लिए होगा, डेल्टा के लिए भी और स्टार के लिए भी। तो यहाँ सारा लाइन के टर्म में है, तो लाइन के टर्म में हो जाएगा √3 VL IL cos फाई। स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल की, हाँ अगर यहाँ पर स्टार कनेक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल होगा बीच में, और ऊपर ये तीनों लाइव वायर है, 1 2 3। तो अगर ये संतुलित है हमारा वायर, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, I इज इक्वल टू 0। थ्री फेज दो टाइप का होता है, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। तो संतुलित में यहाँ पर करंट 0 होगा, असंतुलित में करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, हालांकि संतुलित असंतुलित यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग संतुलित मान करके चलेंगे और इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, तो प्रत्येक फेज में धारा कितना होगा। डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड में हम लोग क्या जानते हैं, IL इज इक्वल टू √3 IPH। अब यहाँ पर लाइन धारा 10 है, ये 10/√3 हो जाएगा क्या, IPH। IPH का वैल्यू 10/√3, ठीक सही आंसर। उसके बाद 80 नंबर है, 80 नंबर बोल रहा है 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितनी होगी। 5 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 5 किलोहर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी 1/5 × 10⁻3, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, मिली सेकंड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये अभी तक हमारा सेकंड में था, ये जो होता है वो सेकंड में होता है, और ये हो जाएगा मिली सेकेंड। यहाँ से एक कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 0.2, आंसर 0.2 मिली सेकेंड बी, ये इसका सही आंसर आ रहा है। और यहाँ पर हालांकि एक क्लियर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको हम 0.10 मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो दे करके रखा है वो आपका T/2 दे करके रखा है, टाइम पीरियड का आधा दे रखा है, T/2 0.10। तो यहाँ से T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 0.20। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या होगा, 1/T, मतलब कि 1/0.20, मतलब कि 100/20 भी कर सकते हैं। आंसर हम लोग का क्या आएगा, 5 हर्ट्ज, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसको यहाँ पर आंसर ऑप्शन हम लोग का मिलेगा नहीं, या 5 आ चुका है, ठीक है, तो हो सकता है ये 10 ही होगा, ठीक है, 5 यहाँ पर ऑप्शन में है बी, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये इसका बनाने का तरीका होगा, क्लियर है। और उसके बाद इस चित्र में दर्शा गई तरंग का प्रभावी मान कितना होगा। तो प्रभावी मान हम लोग कैसे निकालते हैं, वो एक तरफ से हम लोग का RMS वैल्यू होता है। अगर यहाँ पर 537 दिया हुआ है पीक वैल्यू, तो इतना बाय √2 हम लोग कर लेते हैं, और ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्स 380 के। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ए 380। उसके बाद वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा, तो इस टाइप का हम लोग देख चुके हैं। आई क्या करता है, लैग करता है, इंडक्टिव परिपथ में आई लैग करता है, पहले भी सोल्व कर चुके हैं। एक श्रेणी RL परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, और इंडक्टिव प्रतिघात XL कितना है, 12 ओम। तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, R² प्लस XL² का अंडर रूट, ठीक है। जेड निकालना था RL प्लस XL², तो R का वैल्यू 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा, 169। तो यहाँ से जेड कितना आएगा, अंडर रूट कर देंगे सबका, ये 13 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। और जेड का वैल्यू हम लोग जानते हैं R² प्लस XL² का अंडर रूट, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोल रहे कैपेसिटिव प्रतिबाधा में प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, कैपेसिटिव प्रतिघात XL हो जाएगा। XL क्या होता है, 1/2 पाई f इंटू सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। XL क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। 16 पिकोफैराड मान के प्रत्येक 2 संधारित्र संयोजित किए जाते हैं।
कैसे संबंधित है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 2 ठो है। तो श्रेणी क्रम में अगर 2 कैपेसिटर है सेम वैल्यू का है तो उसका टोटल कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है इक्विवेलेंट। हम लोग ये निकालना जानते हैं। कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। हाँ बिल्कुल सही है, वोल्टेज यहाँ पर होता है और यहाँ पर हम लोग का IC होता है, नीचे होता है IL। तो धारा वोल्टेज से आगे चलती है, ये सही आंसर है। उसके बाद 89 में क्या बोल रहा है? यदि PT वास्तविक शक्ति है, PA आभासी शक्ति है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो आभासी शक्ति हम लोग क्या जानते हैं? पावर फैक्टर हमारा cos फाई होता है, cos फाई निकालना है। आभासी शक्ति हो जाएगा PA इज इक्वल टू VI और PT हो जाएगा वास्तविक शक्ति VI cos फाई। तो यहाँ से हम लोग को cos फाई का वैल्यू निकालना है। तो cos फाई क्या हो जाएगा? PT बाई PA, वास्तविक शक्ति बाई आभासी शक्ति। आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है। उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 90। ठीक है, 91 के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर PA, PT और PR में रिलेशन बताना है। तो हमने एक ट्रायंगल बता करके आपको बताया था कि ये जो हमारा होता है ये आभासी शक्ति होता है। आभासी शक्ति को PA से डिनोट किया है। ये हमारा वास्तविक शक्ति होता है, इसको PT से डिनोट किया गया है। और ये प्रतिघाती शक्ति होता है, इसको PR से डिनोट किया गया है। यहाँ पर जो रिलेशन होगा PA होगा वो अंडर रूट होगा PR स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा C। 90 आज का लास्ट क्वेश्चन था। और किसी टाइप का डाउट है, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन वगैरह हो या फिर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसी एंड पॉलीफेज सिस्टम देख रहे हैं और अब तक 90 क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे 91 टू लेकर के 120। चलते हैं अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 91। हालांकि 90 क्वेश्चन कर लेने के बाद आप लोगों का कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है, आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पर एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। जो सिंपल है उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक बार हम लोग आंसर देख लेंगे और आगे निकल जाएंगे। यह एसी धारा की समय अवधि 0.02 सेकेंड है। यहाँ पर क्या दे रखा है? टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग 1/t, तो 1/0.02 हो जाएगा, मतलब कि इसको 100/2 लिख सकते हैं। आंसर कितना आ रहा है? 50। तो ये सब बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, आंसर इसमें हो जाएगा बी। एक विद्युत प्रेशर पर इतना वोल्ट इतना वाट लिखा हुआ है, 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या है मतलब कि 230 किसी प्रेस पर ये लिखा हुआ है 230 500 वाट, रेटिंग उसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 230 क्या है? आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, तत्कालिक मान दिया है या फिर अधिकतम मान दिया है। तो ये हमेशा आरएमएस लिखा होता है। ठीक है, आरएमएस क्या होता है? मैक्सिमम का, मैक्सिमम में जब √2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तब हम लोग को आरएमएस मिलता है। और एवरेज क्या होता है? अगर मैक्सिमम पता हो तो एवरेज क्या कैसे निकालते हैं? 2Vm/π करके एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का आरएमएस गिवन रहता है। फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर हम कई बार बता चुके हैं, आरएमएस बाय एवरेज। ठीक है, फॉर्म आरएम, यहीं से आरएमएस आ जाता है। तो आरएमएस वोल्टेज बाय एवरेज वोल्टेज या आरएमएस करंट बाय एवरेज करंट। एक और इसका साइनसॉइडल के लिए इसका वैल्यू कितना होता है? 1.11। और एक और होता है पिक फैक्टर। पिक फैक्टर का क्या हो जाएगा डिफरेंट फार्मूला? तो यहाँ पर भी आरएमएस नीचे रहेगा, भी आरएमएस, यहाँ पर भी मैक्स रहेगा, भी मैक्स बाई भी एवरेज। ये हम लोग का पिक फैक्टर होता है। तो इसमें हो जाएगा आरएमएस फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है आरएमएस मान और औसत मान का, आरएमएस बाई एवरेज भी सही वैल्यू है, आंसर है। और ये हो जाएगा हमारा पिक फैक्टर जो डी वाला ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 95 हो रहा है सूर्य प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमने बताया था पहले भी कि अगर सूर्य प्रतिरोधी है तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन पर होगा, मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल है फाई वो 0 होगा। और जब फाई 0 होगा तो कॉस फाई कितना होगा? 1। तो पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1। ये इसका सही आंसर हो जाए। और इस पर जो खर्च किया हुआ शक्ति होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो यहाँ पर खर्च किया गया जो शक्ति होगा वो मैक्सिमम होगा। जब XL बराबर XC हो तो Z किसके बराबर होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? Z इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ जब एक्स एल माइनस एक्स सी 0 है तो ए क्या आ जाएगा, आर के बराबर, जेड बराबर आर, आंसर ए। उसके बाद एक कैपेसिटिव प्रतिघात एक्स सी, आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा। तो एक्स सी हम लोग जानते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मतलब कि आवृत्ति कैपेसिटिव आवृत्ति के बढ़ने पर, सॉरी कैपेसिटिव प्रतिघात आवृत्ति के बढ़ने पर घटेगा। बी इसका सही आंसर है, उल्टा होगा इन्वर्सली। ए स्टार संयोजित भार की फेज धारा 100 है, स्टार कनेक्टेड है। तो स्टार का एक फिगर पहले बना लेना होगा। उसके बाद ए होगा हमारा फेज वोल्टेज और ए होगा लाइन वोल्टेज, ये होगा लाइन वोल्टेज। अब पूछा क्या है यहाँ पर, फेज धारा दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर धारा का बात कर रहा है तो हम लोग वोल्टेज नहीं लेंगे, ठीक है। फेज धारा ए हो जाएगा और लाइन धारा ए हो जाएगा, मतलब फेज वाला ही लाइन में जाता है आगे जा करके। तो आई पी एच बराबर होता है आई लाइन स्टार कनेक्टेड के लिए। तो यहाँ पर 100 है तो 100 ही रहेगा आंसर। यहाँ पर फेज और लाइन इक्वल होगा करंट स्टार के लिए। उसके बाद एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 है, तो इसका चरम मान कितना होगा। आरएमएस दिया हुआ है 10, तो पीक कितना हो जाएगा। पीक होता है आरएमएस किसके बराबर होता है, आरएमएस होता है मैक्सिमम पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो पीक कितना हो जाएगा, √2 इंटू RMS 1.414 इंटू 10, मतलब कि 14.14। तो ए आंसर हो जाएगा बी। साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर, फॉर्म RMS बाई एवरेज ऊपर देख चुके हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए, दो होता है, एक आदर्श धारा स्रोत होता है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है। जो आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है, आदर्श वोल्टेज स्रोत, इसमें क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल जो होता है वो 0 होता है, और जो करंट सोर्स होता है उसमें आर इंटरनल फॉर करंट, आर इंटरनल इन्फिनिटी होता है, अनंत। तो यहाँ पर क्या लिखा है, करंट के लिए लिखा है, तो करंट के लिए अनंत हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बता भी चुके हैं। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान कितना होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो प्रेरक प्रतिघात एक्सेल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, पहले ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बढ़ जाता है। एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य, धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। अभी हम लोग देखें, सॉरी यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है, आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है, तो आंतरिक चालकता शून्य होगा धारा स्रोत का, ठीक है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी था, ठीक है, लेकिन चालकता क्या होगा, 0। यहाँ पर ए सही आंसर होगा। उसके बाद अच्छे स्वचालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करेगा। तो रो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और लेंथ, और ए होता है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर स्वचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है यहाँ पर रो के बारे में पूछ रहा है, किस चीज पर डिपेंड करता है। तो रो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस टाइप का मटेरियल आपने लिया है। कॉपर का एक निश्चित वैल्यू होता है रो का, सिल्वर लेंगे तो उसका अलग निश्चित वैल्यू होगा, एल्यूमिनियम लेंगे तो उसका अलग वैल्यू होगा। तो ये सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो इन तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता आर एल ए पे, लेकिन आर जो है इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा तापमान किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। और स्वचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, कैसा पदार्थ है उस पर डिपेंड करेगा। यह त्रिकला स्टार संयोजनों में वोल्टता नीचे वर्णित जितनी होती है, त्रिकला स्टार है, स्टार बना लेंगे। और पूछा है वोल्टता कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर कला वोल्टेज, कला तो मतलब फेज वोल्टेज दिया हुआ है, तो हम लोग को लाइन वोल्टेज पूछ रहा है कितना होगा। तो लाइन वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक और फेज वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक। लाइन वोल्टेज हमेशा बड़ा होगा और जो बड़ा होता है वो हमेशा √3 टाइम बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू कला वोल्टता। उसके बाद दिया है इतना मिली हेनरी के 3 प्रेरक श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सेम होता है, एक ही तरह से सोल्व करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 3 8, 8.9, 8.9।
तो यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 8.9, ऑप्शन में 8.9 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 5 और 4 सॉरी 5 4 9 9.9 आ रहा है, तो 9.9 कौन सा ऑप्शन है, ए। उसके बाद इम्पीडेंस ट्रायंगल बनता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल किसके किसके द्वारा बनता है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। दो टाइप का ट्रायंगल हम लोग को याद रखना होता है यहाँ पर। एक इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है जो कि बनता है जेड आर और एक्स में, और एक तो पावर वाला बनता है, इसको भी याद रखना है। ये होता है हम लोग का आभासी पावर, आभासी पावर, ये होता है रियल पावर या फिर वास्तविक पावर, और ये होता है प्रतिकारक, ये रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। एपेरेंट पावर इसको इंग्लिश में बोलेंगे, एपेरेंट, एक्टिव या फिर रियल भी इसी को बोलते हैं, और एक रिएक्टिव। ये दो ट्रायंगल हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारा ये होता है एक्सएल, एक्स आर और जेड, तो हो जाएगा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, बी सही ऑप्शन है। 108 है, लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में होता है, फेज वोल्टेज में होता है क्या, स्टार कनेक्शन बोल रहे हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किस में बराबर होता है, तो स्टार डेल्टा 2 होता है, दोनों का हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। और वोल्टेज बोला है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फेज वोल्टेज ये होगा और लाइन वोल्टेज ये होगा, लाइन वोल्टेज बड़ा होगा यहाँ पर, तो स्टार में तो होगा नहीं। डेल्टा में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लाइन ए और फेज ए वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लगा रहता है कॉइल यहाँ तक, तो ये दोनों इक्वल होता है, किस में आ रहा है, डेल्टा में, बी इसका सही आंसर आ रहा है। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिस हुआ है, 9 के बाद 117 है, 8-9 क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो रहा है, तो उसको हम लोग देख लेंगे बाद में, अगला लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। त्रिकला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन कितना होता है, तो त्रिकला में 120 होता है, 3 फेज सिस्टम में। ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछता है, इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों में कोई शक्ति व्यय नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध में होती है, इसका सी सही आंसर है। उसके बाद है 220 वोल्ट एसी का शिखर वोल्टता कितना हो गया, तो शिखर निकालने का तरीका इतना इंटू √2, क्योंकि हम लोग आरएमएस कैसे निकालते हैं, जो दिया रहता है वो आरएमएस रहता है, और इसको निकालते हैं वीएम बाई √2 करके, तो वीएम कितना हो जाएगा, √2 इंटू आरएमएस। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हालांकि कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर कुछ और दे रखा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछ रहा है दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती उसमें फेज भी होता है, उसको सिंपल तरीका से हम लोग नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अगर इस टाइप का दो प्रत्यावर्ती धारा है तो इसको सिंपल हम इतना नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग होता है, इसको हम लोग सदिश मेथड से जोड़ते हैं, सी इसका सही ऑप्शन होगा। और आरएलसी परिपथ में एक्सएल लेस देन, अगर एक्सएल लेस देन एक्सी है तो क्या होगा, पश्चगामी होगा, लैगिंग, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और उसके बाद पूछा है पावर इतना है किसके लिए सही है, तो हमने बताया था स्टार हो या डेल्टा, पावर का वैल्यू होगा √3 वी एल इंटू आई एल कॉस फाइव, अगर लाइन की टर्म में लिखे तो, और फेज की टर्म में लिखेंगे तो 3 वी पी एच आई पी एच कॉस फाइव रहेगा। तो ये दोनों होता है, दोनों के लिए होता है, स्टार और डेल्टा दोनों के लिए, तो जो भी होगा फॉर्मूला वो दोनों के लिए होगा, डी इसका सही आंसर। तो 122 तक था, इसको आज यहीं तक रहने देते हैं। और अगर किसी टाइप का डाउट रहे, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन रहे या फिर कोई सुझाव या शिकायत जो भी करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा, मैं कमेंट सारा पढ़ लेता हूँ। तो आज इसको फिनिश करते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देख लेते हैं 122 to 165, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। एक उपभोक्ता के लिए समानता सबसे ज्यादा किफायती, तो एक्चुअली हम लोग या फिर जो भी उपभोक्ता यूज करता है वो एक्टिव पावर यूज करता है, VI cos फाइव, और cos फाइव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा VI पी का वैल्यू होगा, तो हम लोग चाहेंगे cos फाइव का वैल्यू अधिक से अधिक हो, लीडिंग या लैगिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, 0.95, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला पूछ रहा है विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होगा। तो विशुद्ध प्रेरक या फिर इंडक्टर, ठीक है, अगर यहाँ पर इंडक्टर है और कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का अगर प्योर है तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा, फाई 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो 0 हो जाएगा, शून्य इसका सही आंसर होगा। थ्री फेज के लिए आप 120 जानते हैं। और उसके बाद किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का रेजिस्टेंस एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू गिवन है, तो जेड क्या होगा। तो जेड बराबर क्या जानते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 900 2500 का अंडर रूट करेंगे तो 50 आंसर आएगा। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। धारा के औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव, तो अगर हम डीसी में बात करें तो डीसी में हमारा आरएमएस और एवरेज ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। किसी डीसी वैल्यू का जब हम आरएमएस निकालते हैं तो एवरेज के बराबर ही होता है। तो एक केस तो आ रहा है एवरेज बराबर आरएमएस। और जब हम एसी का लेते हैं, एसी अगर हम एक पूरा साइकिल ले ले तो पूरा साइकिल में यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखते हैं, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो यहाँ पर एवरेज कितना आएगा 0। पर अगर हम आरएमएस का बात करें तो ये आएगा Vm/√2। तो यहाँ पर क्या बड़ा आ रहा है, एवरेज छोटा आ जा रहा है, एवरेज आ रहा है लेस देन आरएमएस। तो एवरेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, मतलब कम या फिर बराबर आरएमएस के, ठीक है। हमारा धारा या फिर वोल्टेज जो भी हो वो क्या होगा, कम और बराबर होगा हमारा जो एवरेज है वो कम या बराबर होगा आरएमएस के। किसी दोलित परिपथ, हालांकि दोलित परिपथ अभी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, F = 1/2 π√LC। और फिर आगे जब थ्योरी डिस्कस करेंगे दोलित का तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल से देख लेंगे। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं। तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इंडक्टर से जो विरोध होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो फिर से यहाँ पर शून्य हो जाएगा और लीडिंग होगा, करंट यहाँ पर लीड करता है। और cos फाई का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई के बराबर होता है। पीवीसी का फुल नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है यदि एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर। हालांकि यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा कितना है, इसमें भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, परफेक्ट सेमीकंडक्टर है। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कंडक्टर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक्चुअली यहाँ कार्बन में होता क्या है, इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन काफी जोर से बंधे होते हैं नाभिक के साथ, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए नॉन कंडक्टर बन जाता है। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है एटम का, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे, और जब लूजली बॉन्ड होंगे तो उसको आसानी से एक जगह से दूसरा जगह रन करवाया जा सकता है। यहाँ पर एक संतुलित त्रिकला द्वारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या रिलेशन है। तो कला वोल्टता और लाइन वोल्टता, यहाँ पर ये स्टार कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कला वोल्टेज ए हो जाएगा और लाइन वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि दोनों को मिल करके बना हुआ है। VL = √3 VPH, तो VL = √3 VPH कहाँ से, B। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या बोला जाता है, तो ओम, ठीक है। और एल अगर सिर्फ रहे तो इसका हेनरी। ट्रायंगुलर वेव का पिक फैक्टर कितना होता है, पिक फैक्टर हो जाएगा 1.73 ट्रायंगुलर वेव के लिए। ट्रायंगुलर वेव के लिए पिक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस, ठीक है। अगर वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई आरएमएस वोल्टेज। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हो जाता है आरएमएस बाई एवरेज, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक कंडेंसर 280 वोल्ट इतना पर 4 एम्पियर धारा लेता है, तो कंडेंसर का मान बताइए। कंडेंसर हो जाएगा XC, पहले हम लोग को निकालना होगा, XC = 1/2 πf × C, और R बराबर हम लोग जानते हैं V/I, तो V 280 बटा करंट का वैल्यू 4.4 एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 πf 2 × 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है × C, ठीक है। तो 1 बाई इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 280/50,
4.4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सी का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 141 क्या बोल रहा है, इतना माइक्रोफैराड संधारित्र को जब 250 वोल्ट इतना से जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होगा। फिर आई निकालना है तो आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स, और आई का भी का वैल्यू कितना गिवन है, भी का वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, संधारित्र है तो 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 250 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू सी का वैल्यू है 140 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 11 एम्पियर। ये इसका सही आंसर होगा 141 का। उसके बाद है सूर्य प्रेरक इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है। तो इंडक्टर है तो यहाँ पर 90 डिग्री लैग होगा, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है, तो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 143 में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी क्या मेजर करता है। तो वाट मापी हमेशा ये जो होगा एक्टिव पावर मेजर करेगा, सक्रिय पावर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर अमीटर वगैरह जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर मेजर करता है, VI cos phi, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। धारा की दिशा AC परिपथ में पूछ रहा है, तो AC परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, पल पल बदलती रहती है, DC में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हर्ट्ज में डायरेक्शन जो होगा करंट का चेंज होगा। इंडक्शन की इकाई क्या है, तो इंडक्शन का इकाई हेनरी हो जाता है, पर एक्सेल का वैल्यू अगर हम बात करें तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो होता है इकाई वो होता है ओम, दोनों याद रखना है। एल का हो जाएगा हेनरी और एक्सेल का हो जाएगा ओम। एक संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र संचित करता है, एक संधारित्र ऊर्जा को कौन संचित करेगा, यहाँ पर बी विद्युत क्षेत्र। एक उपभोक्ता के लिए समानता सबसे ज्यादा किफायती, तो एक्चुअली हम लोग या फिर जो भी उपभोक्ता यूज करता है वो एक्टिव पावर यूज करता है, VI cos phi, और cos phi जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा P का वैल्यू होगा, तो हम लोग चाहेंगे cos phi का वैल्यू अधिक से अधिक हो। लीडिंग या लैगिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, 0.95, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला पूछ रहा है विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होगा। तो विशुद्ध प्रेरक या फिर इंडक्टर, ठीक है, अगर यहाँ पर इंडक्टर है और कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का अगर प्योर है तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा, फाई 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो 0 हो जाएगा, शून्य इसका सही आंसर होगा। 3 फेज के लिए आप 120 जानते हैं। और उसके बाद किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का रेजिस्टेंस एक्सएल और एक्ससी का वैल्यू गिवन है, तो जेड क्या होगा, तो जेड बराबर क्या जानते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 900 2500 का अंडर रूट करेंगे तो 50 आंसर आएगा। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव, तो अगर हम डीसी में बात करें तो डीसी में हमारा आरएमएस और एवरेज ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। किसी डीसी वैल्यू का जब हम आरएमएस निकालते हैं तो एवरेज के बराबर ही होता है। तो एक केस तो आ रहा है एवरेज बराबर आरएमएस, और जब हम एसी का लेते हैं, एसी अगर हम एक पूरा साइकिल ले ले तो पूरा साइकिल में यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखते हैं, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो यहाँ पर एवरेज कितना आएगा 0। पर अगर हम आरएमएस का बात करें तो ये आएगा Vm/√2, तो यहाँ पर क्या बड़ा आ रहा है, एवरेज छोटा आ जा रहा है, एवरेज आ रहा है लेस देन आरएमएस। तो एवरेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, मतलब कम या फिर बराबर आरएमएस के, ठीक है। हमारा धारा या फिर वोल्टेज जो भी हो वो क्या होगा, कम और बराबर होगा हमारा जो एवरेज है वो कम या बराबर होगा आरएमएस के। किसी दोलित परिपथ, हालांकि दोलित परिपथ अभी हम लोग को पढ़ना है, इस पे आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, F = 1/2 π√LC। और फिर आगे जब थ्योरी डिस्कस करेंगे दोलित का तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल से देख लेंगे। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं, तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इंडक्टर से जो विरोध होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तो फिर से यहाँ पर शून्य हो जाएगा और लीडिंग होगा, करंट यहाँ पर लीड करता है, और cos phi का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर cos phi के बराबर होता है। पीवीसी का फुल नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है यदि एक परमाणु के 4 कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर। हालांकि यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा कितना है, इसमें भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, परफेक्ट सेमीकंडक्टर है। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाता है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कंडक्टर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक्चुअली यहाँ कार्बन में होता क्या है, इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन काफी जोर से बंधे होते हैं नाभिक के साथ, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए नॉन कंडक्टर बन जाता है। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है एटम का। जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे, और जब लूजली बॉन्ड होंगे तो उसको आसानी से एक जगह से दूसरा जगह रन करवाया जा सकता है। यहाँ पर एक संतुलित त्रिकला द्वारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या रिलेशन है। तो कला वोल्टता और लाइन वोल्टता, यहाँ पर ये स्टार कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कला वोल्टेज ए हो जाएगा और लाइन वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि दोनों को मिल करके बना हुआ है। VL बराबर √3 VPH, तो VL बराबर √3 VPH कहाँ से, B। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या बोला जाता है, तो ओम। ठीक है। और एल अगर सिर्फ रहे तो इसका हेनरी। ट्रायंगुलर वेव का पिक फैक्टर कितना होता है, पिक फैक्टर हो जाएगा 1.73 ट्रायंगुलर वेव के लिए। ट्रायंगुलर वेव के लिए पिक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बाई RMS। ठीक है। अगर वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई RMS वोल्टेज। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हो जाता है RMS बाई एवरेज। ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक कंडेंसर 280 वोल्ट इतना पर 4 एम्पियर धारा लेता है, तो कंडेंसर का मान बताइए। कंडेंसर हो जाएगा XC, पहले हम लोग को निकालना होगा। XC बराबर 1/2 पाई F इंटू C, और R बराबर हम लोग जानते हैं V/I, तो V 280 बटा करंट का वैल्यू 4.4 एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 पाई F 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, इंटू C। ठीक है। तो 1 बाई इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 280 बाई 4.4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, C का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 141 क्या बोल रहा है, इतना माइक्रोफैराड संधारित्र को जब 250 वोल्ट इतना से जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होगा। फिर I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V/X, और I का V का वैल्यू कितना गिवन है, V का वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई X का वैल्यू क्या हो जाएगा, संधारित्र है, तो 1/2 पाई F इंटू C। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 250 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू C का वैल्यू है 140 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 11 एम्पियर। ये इसका सही आंसर होगा 141 का। उसके बाद है सूर्य प्रेरक इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है। तो इंडक्टर है तो यहाँ पर 90 डिग्री लैग होगा, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 143 में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी क्या मेजर करता है। तो वाट मापी हमेशा ये जो होगा एक्टिव पावर मेजर करेगा, सक्रिय पावर जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर, अमीटर वगैरह जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर मेजर करता है, VI cos phi, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। उसके बाद है O144, यदि स्टार संयुक्त 3 फेज परिपथ को फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा। तो स्टार है, स्टार में हम लोग क्या जानते हैं, फेज इज इक्वल टू लाइन। जितना करंट इस लाइन इसमें फ्लो करेगा उतना ही इस फेज से भी फ्लो करेगा, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 100 एम्पियर ही इसका सही आंसर होगा 144 का। उसके बाद किसी प्रेरकीय परिपथ में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होगा। तो इंडक्टिव में है तो इंडक्टिव में करंट और वोल्टेज क्या होगा, एक फेज में नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा। ठीक है। एक करंट है, एक वोल्टेज है, तो इंडक्टिव में करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा। उसके बाद 146 है, रेजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा। तो रेजोनेंस पर हो जाएगा Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब रेजोनेंस पर हो तो XL और XC बराबर होते हैं, तो A पर 0 हो जाएगा, तो Z² इज इक्वल टू R², तो Z बराबर R परिपथ का रेजिस्टेंस, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, ये आप लोग को पता ही है। स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 है, तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा। तो
तो फेज वोल्टेज हो जाएगा, स्टार कनेक्टेड है तो 415/√3, ठीक है। यहाँ पर स्टार है, स्टार में जो फेज होगा वो कम होगा और लाइन जो होगा यहाँ से यहाँ तक लाइन होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये लाइन दिया हुआ है, लाइन को हम √3 से डिवाइड करेंगे तो कम आ जाएगा, मतलब फेज हम लोग का निकल जाएगा। और इस वैल्यू को याद भी रखा जा सकता है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, 230 या 220 करके ऐसा कुछ आएगा। और इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से तो इस वैल्यू को ही उठाता है, 415 को ही उठाता है। उसके बाद किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिकार धारिता प्रतिघात में ज्यादा हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो सही कौन होगा। तो जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैग करेगा। लैग करेगा मतलब वोल्टेज और करंट अलग अलग फेज में होंगे, मतलब कि फेज से बाहर होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। उसके बाद है 150, एसी के माध्य मान और एसी के शिखर मान इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं आई आर्मेस इज इक्वल टू VM/√2 और आई एवरेज जो होता है वो बराबर होता है 2 Vmax डिवाइडेड बाई पाई। अब इन दोनों में रिलेशन पूछा है क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आई आर्मेस, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से VM का वैल्यू लेकर के और इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से VM का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो ये VM आ जाएगा आई एवरेज इंटू पाई डिवाइडेड बाई, ठीक है, आई एवरेज इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, ये Vmax का वैल्यू आएगा। और इस Vmax के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग को आई आर्मेस और आई एवरेज में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एवरेज इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आई एवरेज हम लोग निकाल लें तो आई एवरेज हो जाएगा 2 आई आरएमएस डिवाइडेड बाई पाई, तो 2 आई आरएमएस डिवाइडेड बाई पाई, ये हो जाएगा हम लोग का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि इसने दे नहीं रखा है कौन इसमें आरएमएस है कौन एवरेज है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है हम लोग के रिलेशन से। यहाँ पर आई नोट और आई दे रखा है पर ये नहीं दिया है कि आरएमएस इसमें आई है या फिर आई नोट है। अगर आई को आरएमएस मान करके चले तो हम लोग का पाई बाई 2 इंटू एवरेज, फिर ये ऑप्शन हम लोग का मैच नहीं करेगा। अगर आई नोट को आरएमएस मान के चले तो 2 इंटू आई एवरेज डिवाइडेड बाई पाई, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल चुके हैं, इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। उसके बाद एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है तो उसके धारा का अधिकतम तत्कालिक मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4/2, ठीक है। अगर दिया हुआ है आरएमएस दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर परिपथ का धारा का मान दिया है तो ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है। आरएमएस में जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को एवरेज मिल जाता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ के धारा को नियंत्रित करता है। तो चौक कुंडली इंडक्टर होता है, ये सिर्फ एसी को नियंत्रित करता है, डीसी इसमें आसानी से पार कर जाता है, डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय किस में होती है। तो धारिता में कोई शक्ति व्यय नहीं होता, प्रेरकत्व में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध में होता है। और परिपथ की औसत शक्ति क्या होता है, तो E इंटू आई कॉस फाइव। शुद्ध एसी में आरएमएस मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है। तो आरएमएस इज इक्वल टू क्या जानते हैं, शिखर वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तो आरएमएस बाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। आरएमएस और शिखर बोला है तो आरएमएस को ऊपर रखेंगे, शिखर को नीचे रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2। एसी का समीकरण इतना है तो धारा का आवृत्ति क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 100 क्योंकि होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा टी प्लस 5 भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो 5 को भी हम लोग को इग्नोर कर देना होगा, सिर्फ टी का जो कोफिशिएंट है उसको लेना होगा। 2 पाई एफ 100, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/2 पाई, मतलब कि 50/पाई, 50/पाई इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद है ज्यावक्रीय सप्लाई जिसका चरम मान 100 है, आरएमएस मान क्या होगा 100 हालांकि यहाँ पर ज्यावक्रीय सप्लाई जिसका चरम मान ठीक है 100/√2, ये इसका सही आंसर होगा। चरम मान दिया हुआ है, एक होता है पीक वैल्यू और एक होता है पीक टू पीक। तो पीक टू पीक का क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर √2 से भी डिवाइड करना होगा, तो उसको आगे देख लेंगे। एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति क्या होती है, तो वो 0 होता है। कैपेसिटर और प्रेरक इंडक्टर दोनों का औसत शक्ति 0 होता है। यहाँ पर बोल रहा है कौन किससे लैग कर रहा है कौन किससे लीड कर रहा है। तो ये जो I2 है वो लैग कर रहा है, I1 है, I1 लैग कर रहा है I2 से, और जो I2 है ये लीड कर रहा है
किससे? I1 से। I1 से ए लीड कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर धारा I1 और धारा I2 समान है, ये तो गलत है। I2 I1 से लीड कर रहा है, I2 I1 से लीड कर रहा है, सही आंसर है बी। I2 धारा I1 से लीड कर रहा है। वोल्टेज इतना दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई। फिर से हम लोग फाई को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ओमेगा का वैल्यू कितना है? ये है 800 पाई। तो 2 पाई एफ का वैल्यू 800 पाई, पाई से पाई कैंसिल, एफ का वैल्यू 400, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/400। और इसको अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करें तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 20 कटेगा और ये 2 पॉइंट ये आ जाएगा 2.25 मिली सेकंड हम लोग का आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है 0.025 जो कि गलत है। ठीक है, 2.25 इसका सही आंसर आएगा। एक बार फिर से डिवाइड करके देख ले, 10 में दो बार में 20 आएगा, हालांकि 2.5 आ रहा है। ठीक है, 2.25 नहीं 2.5 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है। उसके बाद आते हैं 61 में पूछ रहा है शक्ति का cos फाई किसके तुल्य होगा? तो cos फाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं R/Z, पर यहाँ पर G और Y के टर्म में दिया है। R को हम लोग 1/G लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को उल्टा कंडक्टेंस, और Z को 1/Y लिख सकते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस को उल्टा एडमिटेंस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये Y/G आएगा, और Y/G यहाँ पर फिर से ऑप्शन में नहीं है, पर हम लोग का सही आंसर Y/G आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है एक ज्यामितीय तरंग का शिखर, यहाँ पर शिखर से शिखर ए पीक टू पीक वैल्यू दिया हुआ है। पीक टू पीक मतलब कि यहाँ से पीक टू पीक कहने का मतलब है अगर ए एसी सिस्टम है तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो होगा पीक टू पीक, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पीक कहलाता है। तो पहले पीक वैल्यू निकाल लेंगे, पीक वैल्यू आ जाएगा 400 के आधा 200, और उसके बाद जब आरएमएस निकालेंगे तो 200/√2, तो ये सही आंसर होगा। अभी निम्नलिखित में किस आवृत्ति का आवृत्ति काल सबसे कम होगा? तो आवृत्ति काल सबसे कम मतलब कि टाइम पीरियड सबसे कम उसका होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है एपेरेंट पावर कौन सा इसमें सबसे बड़ा है? तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाना हम लोग सीख ही चुके हैं। ये होता है हम लोग का एपेरेंट पावर, ये होता है एक्टिव और ये होता है रिएक्टिव। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? एपेरेंट इन दोनों के सम से बना होता है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट करने से, जोड़ने से बना होता है एपेरेंट। एपेरेंट हमेशा दोनों से बराबर होगा, रियल से भी और एक्टिव से भी। तो एपेरेंट यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा। और उसके बाद किस परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है? तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर 0 होता है। बी और सी इसका सही आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।